पहला डोज इज व्हाट वी कॉल अ प्राइम डोज, दूसरा डोज इज लाइक अ बूस्ट। तो वो दूसरा डोज है वो आपके इम्यून सिस्टम को एकदम और आगे लेके जाता है। लेकिन फर्स्ट डोज से भी प्रोटेक्शन है, और ये भी हमने देखा है, लेकिन ज़्यादा प्रोटेक्शन सेकेंड डोज के बाद है। तो ज्यादा कारगर डबल डोजेस ही साबित होगा। उसके लिए देश को इंतजार करना पड़ेगा और तेजी करने की जरूरत है। हाँ, आइडियल सिचुएशन ये है कि सब लोगों को 2 डोज लग जाए। 84 डेज का जो गैप आया है वो आपको लगता है कोविशील्ड में बहुत ज्यादा है? क्योंकि डबल डोज लगना उसके लिए 84 डेज पहले डोज के बाद कोविशील्ड वालों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो इसका साइंटिफिक रैशनल है। कई लोगों ने ये पूछा कि भी आपने जान के इसको बढ़ा दिया था, गवर्नमेंट ने जान के बढ़ाया क्योंकि डोजेस का इशू है। तो लेकिन अगर आप साइंटिफिक इसका रैशनल देखो, और कुछ लोगों ने स्टडीज करके देखा कि अगर इससे और ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ाएं तो इम्यूनिटी और बेटर होती है। तो हमने जो 84 डे का गैप है, उससे जो बॉडी को जो इम्यून बूस्ट मिलता है दैट इज़ बेटर। तो इसलिए जितना ज़्यादा गैप हो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज, उससे ज़्यादा इम्यूनिटी विच इज़ स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग। बहुत सारे रंग बदले कोविड ने, अलग अलग स्ट्रेन्स आए, और अब हम लोग डेल्टा के बाद म्यू सुन रहे हैं, C12 सुन रहे हैं। क्या जो अभी वैक्सीन हमें मिल रही हैं वो इन वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर होंगी? अभी जो मेन वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है। उसके अलावा डेल्टा प्लस है जिसके AY4, AY12 जो सब लीनेज है, वो इंडिया में भी जो इंसागॉग है जो जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं उन्होंने पाया है। जैसे आपने कहा और जगह म्यू और C12 भी पाया गया है। लेकिन ये सब जो हैं ये वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। अभी तक इसमें ऐसा डेटा नहीं है कि ये जो वेरिएंट्स हैं ये ज़्यादा सीरियस डिजीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं, कि इसके कारण किसी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि एकदम केसेस ज़्यादा हो गए हैं, या हम ये देख रहे हैं कि इससे डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, या इम्यून एस्केप मैकेनिज्म कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा है अब उनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, कि ज़्यादा इन्फेक्शन उसमें पाया जा रहा है। तो अभी तक जो भी डेटा है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो वेरिएंट्स भी हैं और जो डेल्टा वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वेरिएंट है, वैक्सीन्स आर प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट देम। सो इसलिए अभी तक सिचुएशन इज़ वेरी गुड कि अभी तक हम प्रोटेक्टेड हैं। मुझे लगता है यहाँ पर भी जितने लोग होंगे सर, सबने एंटीबॉडी काउंट कराया होगा वैक्सीन के बाद। एंटीबॉडीज को लेकर एक अजीब सा लोगों में स्ट्रेस रहता है कि मेरा एंटीबॉडी काउंट आज इतना है, इतना कम है, मेरे तो इतने आ गए तो मैं मास्क हटा के घूम सकता हूँ। ये जो एंटीबॉडी काउंट है और उसका डिप्लीशन है, उसका घटना है, वो कितना बड़ा कंसर्न है और उसके लिए क्या करें? देखिए, अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें और हम किसी वैक्सीन की बात करें, तो किसी भी हम वैक्सीन लगाएंगे, चाहे हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाएं जो हम पहले बहुत पेशेंट्स को लगाते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स खुद लगाते हैं, मैं रेगुलरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाता हूं, तो अगर आप उसकी एंटीबॉडीज़ देखें तो वो भी एंटीबॉडीज़ जो हम बढ़ेंगी और 4-6 महीने में वो आस्ता आस्ता कम होती है, विच इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। जब तक अगर आपको बीच में इन्फेक्शन हुआ तो फिर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एकदम बढ़ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि 2 और चीज़ें होती हैं। एक होती है मेमोरी सेल्स, वो मेमोरी सेल्स आपके बोन मैरो में, लिम्फोइड टिश्यू में रहती हैं और वो जो वायरस का सिग्नेचर है उसको पहचान के रखती हैं, जिनको टी मेमोरी सेल्स तो अगर उन टी मेमोरी सेल्स में वायरस का सिग्नेचर उन्होंने पहचाना है तो जब भी इन्फेक्शन होगी तो ये मेमोरी सेल्स एकदम बॉडी को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। तो इसका ये मतलब है कि जब भी आपके एंटीबॉडीज कम है, एक्सपोजर हुआ तो एकदम वो बन जाएंगी। इसके साथ हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी है, जो हम टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं, CD4 CD8 सेल्स हैं। वो जो इम्यूनिटी है वो जो सेल है जिसके अंदर वायरस अब मल्टीप्लाई कर रहा है उस सेल को खत्म कर देती है, जिससे वायरस आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और वो भी परसिस्ट करती है। इसलिए ये कहना कि एंटीबॉडीज कम होगी इसलिए हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, वो बात सही नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन। क्या टेस्ट है जिससे हम ये कह सकें कि हम प्रोटेक्टेड हैं और हम नहीं हैं? क्योंकि उससे जो लिंक्ड हैं 2 और चीजें हैं। एक तो यही है कि बूस्टर डोज कब लगना चाहिए। हाँ। और जो बाइडेन साहब ने जब से लगाया सर, अब सब सोच रहे हैं कि एक बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। अभी तक कोई डेटा ऐसा नहीं है जो कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो बता सकता है, क्योंकि उसमें होगा कि बूस्टर डोज कब लगना चाहिए। दूसरा, जैसे जैसे और वैक्सीन आ रही हैं तो हम जो वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं, पहले जब वैक्सीन नहीं थी तो हम 2 ग्रुप्स में पेशेंट को ट्रायल करते थे, एक को वैक्सीन लगाई, एक को नहीं लगाई, प्लेसिबो लगाया। अब वो अनएथिकल होगा। हम ऐसा तो नहीं है कि किसी को वैक्सीन ना दें और कंपेयर करें। तो वैक्सीन ट्रायल के लिए भी जैसे जैसे नए 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन वैक्सीन आएगी, वी विल हैव टू डेवलप अ टेस्ट विच वी कैन से कि हाँ इसको ये प्रोटेक्शन मिला है तो ये वैक्सीन कामयाब है। तो इसलिए कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन जो है
अभी तक इसमें एक डेफिनेट आंसर नहीं मिला है। सर आपने बीच में कहा कि आप इन्फ्लुएंजा के भी वैक्सीन लेते हैं, तो क्या आम लोगों को भी ऐसी वैक्सीन लेनी चाहिए? सो यूएस में तो फ्लू शॉट रेगुलरली लेते हैं। मेरा ये मानना है, और ये मैं कोविड के लिए भी कहूंगा, कि हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। एक्सपोजर ज्यादा है। दो नहीं, एक्सपोजर के कारण नहीं है, दो कारण है उसके। एक तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लो मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, H1N1 स्वाइन फ्लू हो गया, और मैं आईसीयू में जाता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, और मेरे से किसी पेशेंट को वहाँ इन्फेक्शन हो गया, तो दैट इज अनएथिकल। कोई डॉक्टर काम कर रहा है बोन ट्रांसप्लांट यूनिट में या कीमोथेरेपी में, जहाँ कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को चाहे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो चाहे कोविड वैक्सीन हो, वो जरूर लगानी चाहिए अपने पेशेंट को प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि दैट इज योर मॉरल ड्यूटी। अपना प्रोटेक्शन तो आपने करना ही है, लेकिन आप यू शुड नॉट बी द कॉज ऑफ अनदर इन्फेक्शन टू योर पेशेंट, जिसके कारण ही में डिटीरिएट। जी, और जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको खतरा ज्यादा है। तो आईसीयू में पेशेंट तो वैसे ही होंगे जो सिक है ज्यादा।